अमेरिका में इन्हें जाना जाता है बिल ऑफ राइट्स के नाम से। कॉमनली इन्हें जाना जाता है बेसिक राइट के नाम से, और इंडिया में हम इन्हें जानते हैं फंडामेंटल राइट के नाम से। हेलो एवरीवन, मैं हूं रुचि और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न फ्रॉम होम। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एमए इन पॉलिटिकल साइंस MPS 003 की बुक से यूनिट 3 कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस वीडियो का पार्ट 1 पहले ही चैनल पे अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा था, जिसमें हमने गांधी जी के इकोनॉमिक थ्योरीज को पढ़ा था। और आज ये है इस वीडियो का पार्ट 2, जिसमें हम यूनिट 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन 1 है, व्हाट आर द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें काफ़ी राइट्स प्रोवाइड करता है। राइट्स काफ़ी टाइप्स के होते हैं बेसिकली, ह्यूमन राइट्स, लीगल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव राइट्स। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव राइट्स क्या होते हैं, बस हमें इनको समझना है और बाकी का आंसर हमें फिर अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो आंसर में हम देखेंगे पहले इंट्रोडक्शन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज वेरियस राइट्स टू इट्स सिटीजन्स इंक्लूडिंग बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव राइट्स। तो नेगेटिव राइट्स क्या होते हैं? नेगेटिव राइट्स आर rights that protect individuals from interference or harm by others, while positive rights involve entitlements to certain benefits or services provided by the government. So in this discussion, we will explore the negative and positive right enshrined in the Indian Constitution, their significance, criticism and implications. Okay, so जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 20 मार्क्स। तो आपको ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो आपको स्टार्टिंग में पहले इसका इंट्रोडक्शन देना है, देन आपको अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है और फिर इसकी क्रिटिसिज्म लिख के सम अप करना है, कंक्लूजन देना है, राइट। तो नेगेटिव राइट्स के अंदर हम बेसिकली, अच्छा अभी आप लोग MBA में हो तो मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको फंडामेंटल राइट्स तो पता होंगे कि क्या होते हैं, राइट। हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, जो भी पॉलिटी वाले स्टूडेंट्स हैं। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स देता है, ठीक है, जिसमें कि कुछ हमारे नेगेटिव राइट्स के अंदर कवर होते हैं और कुछ पॉजिटिव राइट्स के अंदर कवर होते हैं। अब उन 6 फंडामेंटल राइट्स में से कौन से नेगेटिव राइट्स और कौन से पॉजिटिव राइट, ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको समझ में आएगा कि नेगेटिव राइट्स हम कहते किसे हैं और पॉजिटिव राइट हम कहते किसे हैं। तो जो हमारा राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन है, ये होते हैं हमारे नेगेटिव राइट्स। ओके, सो बेसिकली व्हाट आर नेगेटिव राइट्स, अगर मैं आपको अब इस बुक से हट के नॉर्मल भाषा में समझाऊं, एंड जैसा कि मैंने पहले भी क्लियर करा है कि हमारी वीडियोस को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि मैं दोनों ही लैंग्वेज में समझाती हूँ। PDF के अंदर आपको इंग्लिश में नोट्स मिली हैं और मैं समझाती हिंदी में हूँ, ठीक है। सो पॉजिटिव राइट बेसिकली होते क्या है, वो राइट लाइक समबडी मस्ट बी समथिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड इन ऑर्डर फॉर अ पर्सन टू एक्सरसाइज द राइट, ठीक है। गवर्नमेंट इज ऑब्लिगेटेड टू डू समथिंग। और नेगेटिव राइट क्या होता है, देर इज नो इंटरफेरेंस इन ऑर्डर फॉर अ पर्सन टू एक्सरसाइज द राइट, गवर्नमेंट इज ऑब्लिगेटेड टू डू नथिंग, लाइक स्टे आउट ऑफ इट। जैसे कि देखो, पॉजिटिव राइट में क्या होता है कि आपको आपके अधिकार दे दिए और आपको अपने अधिकारों को एक्सरसाइज करने की पूरी छूट है, फुल स्वतंत्रता है, उसमें कोई भी राज्य या किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन ये नेगेटिव राइट है, राइट। और पॉजिटिव राइट क्या होते हैं, ऐसे राइट्स जिसमें सकारात्मक अधिकार में वो आता है जिसमें राज्य से हम सहायता की बात करते हैं, ठीक है। यानी कि नेगेटिव राइट क्या है, कुछ भी कोई भी ऐसा कार्य या गतिविधि जिसमें राज्य का कोई प्रतिबंध नहीं है, आपके पास फुल फ्रीडम है। इसका उदाहरण है लाइक अभिव्यक्ति का अधिकार, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। और पॉजिटिव राइट क्या है, सकारात्मक अधिकार वो है जिसमें राज्य से सहायता की बात करते हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, ठीक है। इसमें जो राज्य है वो व्यक्ति की सहायता करता है। तो आई होप अभी आपको नेगेटिव और पॉजिटिव राइट होता क्या है वो समझ में आ गया होगा। अब जो ये 3 राइट हैं इनको हम अच्छे से समझेंगे, और फिर जो पॉजिटिव राइट के अंदर राइट टू एजुकेशन है और राइट टू वर्क, इनको हम समझेंगे, ठीक है, कि ये राइट किसके बारे में बात करते हैं, एंड देन इसकी क्रिटिसिज्म पर आएंगे। ओके, सो वेयर वाज आई, सो हियर नेगेटिव राइट्स, ठीक है। सो क्विक रिकैप, नेगेटिव राइट क्या होता है, जिसमें हमारे पास जो राइट है उसको एक्सरसाइज करने की हमारे पास पूरी फ्रीडम है, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी गवर्नमेंट या स्टेट का इंटरफेयर नहीं होता है, ठीक है। नेगेटिव राइट जो भी इंडिविजुअल के राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। ओके, सो राइट टू इक्वालिटी एक नेगेटिव राइट के अंदर आता है। तो बेसिकली राइट टू इक्वालिटी होता क्या है, यानी कि समानता का अधिकार, कि हम सभी लोगों को बिना किसी भी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी भेदभाव के सबको क्या है, समानता का अधिकार है, ठीक है। चाहे कोई
अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, कैसा भी हो, लेकिन जो गवर्नमेंट है उनकी नज़र में हम सब क्या है, इक्वल है। गवर्नमेंट हमको इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वल राइट प्रोवाइड करेगी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। यही होता है राइट टू इक्वालिटी। सो द राइट टू इक्वालिटी इज अ फंडामेंटल नेगेटिव राइट एंश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बोल रहा है कि जो राइट टू इक्वालिटी है वो एक नकारात्मक फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है। इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, इट एंश्योर्स इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ एंड द राइट टू बी ट्रीटेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, कि बिना किसी भी भेदभाव के आपको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा लॉ के अंडर, राइट। So this right promotes individual autonomy and protects the individual from unfair treatment by the state or other individuals. So I hope it is clear. Right to freedom. Right to freedom यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। अब आपको किस किस चीज़ में स्वतंत्रता है, ठीक है, ये भी हमारे एक नेगेटिव राइट के अंदर आता है। क्यों आता है देखो, मतलब अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। ठीक है, कि देखो बेसिकली राइट दो तरफ के, हमने दो टाइप में हमने राइट को डिवाइड किया, एक पॉजिटिव राइट, एक नेगेटिव राइट। ठीक है, पॉजिटिव सुन के तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, हाँ भाई पॉजिटिव ये वो, लेकिन राइट नेगेटिव कैसे हो सकता है? आप सोच रहे होगे यार ये राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी है, ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, अच्छी बात है, हमें स्वतंत्रता देते हैं, समानता देते हैं, तो ये नेगेटिव कैसे हो सकते हैं? तो ये नेगेटिव किस वे में, इसको आप थोड़ा सा एग्जाम्पल समझो। देखो जैसे मान लो मैं हूँ, मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट, मुझे कुछ भी बोलने की आज़ादी है। ठीक है, मुझे कोई नहीं बताएगा कि मुझे क्या बोलना है, मेरे को मेरा कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल राइट देता है, मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं जो चाहे वो बोल सकती हूँ। लेकिन नेगेटिव राइट क्या होता है, मतलब नेगेटिव क्या होता है कि मैं अपने राइट को तो एंजॉय कर रही हूँ, अपने राइट को एक्सरसाइज कर रही हूँ, जो कि मेरा फ्रीडम का राइट है, लेकिन अपने राइट को अगर मैं तब तक एक्सरसाइज कर रही हूँ कि किसी दूसरे का राइट उससे हार्म नहीं हो रहा, तो वो पॉजिटिव राइट कहलाएगा। लेकिन अगर हम अपने राइट को एक्सरसाइज एंजॉय करते हुए किसी दूसरे के राइट को हार्म कर देते हैं तो वो नेगेटिव राइट कहलाता है। कैसे? जैसे मान लो मेरे पास राइट टू फ्रीडम है, अब मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, ठीक है, अब मैं अपनी सामने वाली फ्रेंड को कुछ भी मान लो उल्टा सीधा बोल देती हूँ। अब इससे क्या हुआ, कुछ भी मैंने उसके लिए कुछ भी डिफेम बात बोल दी, ठीक है, कुछ भी उल्टा सीधा, लाइक कुछ भी ऐसा कुछ मतलब बोल दिया उसके लिए जिससे वो बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाए, ठीक है, कुछ भी बहुत ऑफेंसिव बोल दिया, तो उस बंदे के पास भी तो डिग्निटी का राइट है, ठीक है, उसकी भी तो रेपुटेशन है। तो अगर मेरे फ्रीडम ऑफ राइट को एंजॉय करने से उसका जो राइट टू डिग्निटी है वो हार्म हुआ, राइट। तो इसीलिए जो राइट टू फ्रीडम है वो एक नेगेटिव राइट के अंदर आता है। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। सो right to freedom. The right to freedom guarantees certain fundamental freedoms to Indian citizen. It includes the freedom of speech and expression, assembly, association, movement and occupation. तो right to freedom के अंदर क्या क्या राइट्स हमको मिलते हैं? हमारा भारतीय संविधान हमको स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें हमें कुछ भी बोलने की, ठीक है, और अपनी बातों को रखने की, अपने जो भी एक्सप्रेशंस हैं उनको एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता होती है। असेंबली और एसोसिएशन, मूवमेंट और ऑक्यूपेशन की, ठीक है, मतलब हम कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं और कोई भी ग्रुप बना सकते हैं और कुछ भी जो भी हम मतलब बोलना है बोल सकते हैं, अपने भाव अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, अपनी मर्जी का कोई भी काम कर सकते हैं, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जो हमें पसंद है हम वो काम कर सकते हैं, जो हम बोलना चाहते हैं, जो हमारे थॉट्स हैं उनको हम बोल सकते हैं। इसके अंदर प्रेस की भी फ्रीडम आती है, ठीक है, और ये हमारा होता है राइट टू फ्रीडम। सो सिटीजन्स हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, पार्टिसिपेट इन पीसफुल प्रोटेस्ट, ठीक है, पीसफुली हम लोग प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। अगर हमें गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं समझ में आ रही है तो हम उसकी खिलाफ स्ट्राइक्स वगैरह कर सकते हैं, बट द ओनली कंडीशन है इसकी पीसफुल होनी चाहिए, उससे आप पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर्म एसोसिएशंस एंड एंगेज इन लॉफुल एक्टिविटीज। दिस राइट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल लिबर्टीज एंड एंश्योर अ डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटरी सोसाइटी। सो थर्ड राइट है जो हमारा थर्ड नेगेटिव राइट है, दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। कि अगर हमारा कोई भी किसी भी प्रकार से शोषण करता है किसी भी तरीके से, तो हमारा उस शोषण को रोकने या उस शोषण के विरुद्ध हमारे पास अधिकार है, ठीक है, हम उसके खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हैं। ओके, सो द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिट्स प्रैक्टिस सच एज ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर के अगेंस्ट, यानी कि एक्सप्लॉयटेशन है, इसके अगेंस्ट ये राइट है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूरी, ठीक है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग मानव तस्करी। ये ट्रैफिक वो वाला मत समझना जो गाड़ी वाला ट्रैफिक जाम होता है, ओके, यस, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है, मानव तस्करी और फोर्स लेबर, कि आप जैसे कि आपने देखा होगा ढाबों पर छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, खैर ये तो चाइल्ड लेबर में आ जाएगा बेसिकली, बट पहले के टाइम में क्या होता था कि जबरदस्ती लोगों को यहाँ से ले जाया जाता था, दास और गुलाम बनाकर और उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता था उनकी कैपेसिटी से बियॉन्ड, और उनको उसके लिए कुछ भी पे भी नहीं करते थे, ठीक है, या बहुत ही बिल्कुल मतलब बहुत ही कम पे करते थे। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है, ये आज भी होता है, ठीक है, जो कि बहुत ही गलत बात है, कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको किडनैप करके लाइक उनको कामों में लगा दिया जाता है, या दूसरी अदर कंट्रीज में उनको
भेज दिया जाता है, ठीक है, स्पेशली छोटे बच्चे और जो वीमेंस होती हैं उनको, ठीक है, और फिर उनको लाइक बहुत ही बेकार काम लाइक प्रोस्टिट्यूशन और इन सब के पर्पज से ह्यूमन ट्रैफिकिंग मेनली होती है, ठीक है। सो इट प्रोहिबिट्स स्लेवरी, फोर्स लेबर एंड ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। तो ये तीनों ही क्या है, गुलाम बनाना, ठीक है, और ज़बरदस्ती काम करवाना और ट्रैफिकिंग, ये सब बहुत ही मतलब भयंकर रूप में एक्सप्लॉयटेशन है एक इंसान का और उसके राइट्स का। तो जो ये जो हमारा फंडामेंटल हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमारे 6 मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार हमको मिला है, हमें हमारे एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट आवाज़ उठाने का अधिकार है, ठीक है, अपने एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करने का अधिकार है। सो इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डियस ऑक्यूपेशन, ठीक है, जो खतरनाक जगह होती है, जैसे कि कोई पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री है या कोई कांच वांच का काम है, उन सब में जो बच्चे काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ के लिए कितनी खराब कंडीशंस हो सकती है ये, ठीक है, कितनी खराब कंडीशन में वो लोग काम कर रहे हैं, तो उनकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा बेकार है वो। सो दिस राइट एम्स टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम वेरियस फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रमोट ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है। तो जो हमारा राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है वो एक इंडिविजुअल को जितने भी ये तरीके के एक्सप्लॉयटेशन है इनसे बचाता है और उनकी ह्यूमन डिग्निटी को प्रमोट करता है। सो दिस वॉज इट अबाउट नेगेटिव राइट्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपने राइट्स का सेकेंड पार्ट जो है पॉजिटिव राइट, ठीक है, जो मैंने आपको बता दी। पॉजिटिव राइट क्या होते हैं? पॉजिटिव राइट बात करते हैं, मतलब वो वेलफेयर पर जोर देते हैं, जो इंसान की एक बेसिक नीड्स है वो उनको मिले, और इसमें जो गवर्नमेंट है वो ऑब्लिगेटेड है उसको करने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट हमारी हेल्प करती है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, देखो जैसे कि नेगेटिव राइट का एग्जाम्पल क्या था, उसमें था अभिव्यक्ति का अधिकार, ठीक है, कुछ भी बोलने का अधिकार, मेरा जो मन करेगा मैं बोलूँगी, ठीक है। अब सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव राइट के अंदर हम उसी से समझते हैं कि मुझे क्या बोलने का अधिकार है, नेगेटिव राइट, ठीक है, लेकिन मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे अच्छे तरीके से बोलना है, ठीक है, ये मैं कैसे सीखूंगी? शिक्षा के थ्रू, ठीक है, शिक्षा का अधिकार। तो ये शिक्षा मुझे कौन देगा? राज्य मेरी सहायता करेगा एक व्यक्ति को शिक्षित करने में, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार क्या है? एक पॉजिटिव राइट है। ओके, सो राइट टू एजुकेशन, वेट अ मिनट, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क एंड राइट टू हेल्थ केयर, इसमें 3 राइट्स हैं। इसके अलावा एक आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, राइट टू ट्रायल भी होता है, ठीक है। जैसे कि राइट टू फ्रीडम में नेगेटिव राइट है, तो गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है, गवर्नमेंट को बिल्कुल ऑब्लिगेटेड नहीं है कुछ भी करने के लिए। लेकिन राइट टू ट्रायल में क्या होता है, ठीक है, अगर किसी के ऊपर कोई भी ट्रायल चल रहा है तो गवर्नमेंट ऑब्लिगेटेड है किस चीज़ के लिए? उसको जज प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, और जूरी प्रोवाइड करने के लिए, लॉयर प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, एक अच्छे से उसका फेयर ट्रायल हो, ठीक है, ये ऑब्लिगेशंस होती है गवर्नमेंट की। तो राइट टू ट्रायल भी क्या है? एक पॉजिटिव राइट है, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट हमारी कुछ बेसिक नीड्स को बेसिकली पूरा करती है। सो पॉजिटिव राइट में है हमारा राइट टू एजुकेशन। अब राइट टू एजुकेशन क्या होता है? शिक्षा का अधिकार, ठीक है। ये भी आपको पता होगा कि जो 6 से 14 साल के बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके लिए मैंडेटरी भी कर रखा है हमारी गवर्नमेंट ने। सो the right to education is a positive right guaranteed by the Indian Constitution. It ensures free and compulsory education for children between the ages of 6 and 14, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारी गवर्नमेंट है वो 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है। इसके लिए जैसे काफ़ी सारे गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, MCD स्कूल्स और आंगनवाड़ी है, ठीक है। सो इट प्रमोट्स इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड एम्स टू एलिमिनेट इलिटरेसी एंड एजुकेशनल डिस्पैरिटीज। क्या एम है हमारी सरकार का, हमारे संविधान का, ये राइट हमें देने के लिए राइट टू एजुकेशन क्यों दिया है गवर्नमेंट ने? ताकि सभी को एक क्वालिटी एजुकेशन मिल सके और हमारी कंट्री से जो इलिटरेसी है, अनपढ़ता है, वो हट सके, और जो एजुकेशनल डिस्पैरिटीज हैं वो कम हो सके और सभी शिक्षित बन सके, ठीक है। सो दिस राइट रिकॉग्नाइजेज एजुकेशन एज अ मीन्स टू एम्पावर इंडिविजुअल्स, ठीक है, एंड प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑफ कोर्स शिक्षा से हमारा सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है और शिक्षा हमको बहुत ज़्यादा एम्पावर करती है, ठीक है। तो शिक्षा तो सबको ही मिलनी चाहिए, एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन। सो नाउ सेकेंड है हमारा पॉजिटिव राइट के अंदर राइट टू वर्क, कि सबको काम करने का अधिकार हो, सबको काम मिले। सो the right to work is a positive right that guarantees the right to employment. It ensures the right to livelihood and the opportunity to gain meaningful employment, ठीक है। इसके अंदर सभी को अपनी जीवन याचिका चलाने का, अपनी जीवन याचिका के लिए रोटी कमाने का और एक मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट गेन करने का राइट है। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड एंश्योरिंग फेयर वर्किंग कंडीशन। अब हमें रोजगार देने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑफकोर्स गवर्नमेंट की, ठीक है, और हमारे लिए फेयर वर्किंग कंडीशन बनाने की भी। सो दिस राइट एम्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी बाय प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल्स विद इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। अब गवर्नमेंट राइट टू वर्क के अंदर हमें क्या देती है? काफ़ी सारे स्कीम्स गवर्नमेंट ने चला रखी है, जैसे कि इसमें बहुत मोस्ट पॉपुलर है मनरेगा, आपने ज़रूर सुना होगा, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट समथिंग।
कि क्या है कि इसके अंदर आपको या तो कोई काम दिलाया जाएगा, और अगर आप काम करने के एबल हैं और इच्छुक हैं, और अगर आपको नहीं मिलता तो गवर्नमेंट आपको 100 डेज के लिए पे करेगी, ठीक है। तो ये आपका राइट है, क्योंकि राइट तो गवर्नमेंट और बहुत सारी वैकेंसीज निकालती है, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ निकालती है। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से ये सारी स्कीम्स और इनके थ्रू क्या कहते हैं हमें इस राइट को एंजॉय करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देती है। सो थर्ड है हमारा राइट टू हेल्थ केयर, ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार बेसिकली, ठीक है। अगर मान लो हमें एजुकेशन भी दे दी और काम भी दे दिया, लेकिन अगर हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो हम क्या कर लेंगे फिर, ठीक है। तो ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि एक अच्छी हेल्थ कंडीशंस, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ हम लोगों को मिले। इसके लिए भी गवर्नमेंट काफ़ी सारी स्कीम्स और काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लेती है, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं हमारे आसपास। प्लस आप लोगों ने भी एक न्यू इनिशिएटिव देखा होगा, मोहल्ला क्लिनिक्स। आपको हर मोहल्ले के पास एक मोहल्ला क्लिनिक्स मिलेंगे, ठीक है। सो द राइट टू हेल्थ केयर गारंटीज एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटीज एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। It includes the right to affordable and accessible health care for all citizens, ठीक है। राइट टू हेल्थ केयर में क्या है, ये अफोर्ड वो इंक्लूड किया जाता है कि सभी जो भी हमारे सिटीजन्स हैं, ठीक है, जो रिच वन है वो तो ऑफ कोर्स भैया अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना ट्रीटमेंट, इवन अब्रोड भी। लेकिन जो पुअर लोग हैं, ठीक है, बीमार तो उनको भी होती है, बल्कि उनको ज़्यादा होती है आई थिंक। तो वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है मेडिकल बिल्स कितने ज़्यादा होते हैं एंड सो ऑन। तो गवर्नमेंट भाई उनको देती है, ठीक है। सरकारी अस्पताल भी हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स भी हैं, डिस्पेंसरीज भी हैं, थिंग्स लाइक दिस। सो the government is responsible for providing healthcare facilities, promoting public health, and ensuring access to essential medicine. So this right recognizes the importance of health and well-being and seeks to provide equitable healthcare services to all. तो ये हमने 6 राइट पढ़ ली, जिसमें 3 हमारे पॉजिटिव थे और 3 हमारे नेगेटिव थे। अब मेरी इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद भी अगर आप बच्चों कंफ्यूज हो जाओ कि मैम पॉजिटिव राइट कौन से होते हैं और नेगेटिव राइट कौन से होते हैं, तो बस एक काम करना, जब आप पॉजिटिव राइट्स को पढ़ो तो उसमें ये देखना कि उसमें कुछ भी ऐसा आ रहा है कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है। अगर गवर्नमेंट कहाँ पे कुछ कर रही है, कोई स्कीम दे रही है, कोई काम कर रही है, तो समझ जाना भाई ये पॉजिटिव राइट है, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव राइट वही होता है जिसमें कोई वेलफेयर हो रहा है, कोई कल्याण हो रहा है और उसमें गवर्नमेंट का हाथ है, गवर्नमेंट उस चीज़ को कर रही है, तो वो आपका पॉजिटिव राइट है। और नेगेटिव राइट जिसमें गवर्नमेंट का कोई एनरोलमेंट आपको नहीं दिख रहा, गवर्नमेंट का, स्टेट का कोई लिमिट, कोई इंटरफेरेंस नहीं दिख रहा, तो समझ जाना भाई ये एक नेगेटिव राइट है, ठीक है। एक सिंपल फंडा इसको याद करने का। चलो अब आ जाते हैं इसकी क्रिटिसिज्म पर। सो क्रिटिसिज्म क्या है, बिना पढ़े भी आप लोग सोचो खुद कि भाई किसी राइट के क्रिटिसिज्म क्या हो सकते हैं। तो पहले देखो, सबसे पहला है इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। देखो राइट तो सरकार ने हमें दे दिए, ठीक है, राइट तो हमारे पास बहुत कुछ है। जैसे कि अभी मैं सबसे वो देती हूँ राइट टू वर्क वाला एग्जांपल। राइट टू वर्क है, लेकिन फिर भी राइट टू वर्क होने के बाद भी आप लोग अपने ही घर में, अपने आसपास कितने लोग देखोगे जो बेरोजगार घूम रहे हैं, वो पढ़े लिखे भी हैं बेचारे, लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ठीक है, काम नहीं मिल रहा है करने को। हम अपने आसपास बहुत लोग देखते हैं ऐसे, राइट। तो सिर्फ राइट लिख देने से या राइट प्रोवाइड कर देने से नहीं, राइट को अच्छे से इंप्लीमेंट करें और वो राइट सच में हम तक पहुंच पा रहा है, हमारा अधिकार या नहीं, ये सब भी देखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। राइट टू वर्क होने के बाद भी कितने हमारा जो देश का युवा है वो बेरोजगार घूम रहा है। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म इसका यही बोल के किया जाता है कि इंप्लीमेंटेशन चैलेंज है, ठीक है। जो क्रिटिक्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि व्हाइल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव राइट, बट देयर आर चैलेंजेस इन देयर इफेक्टिव इंप्लीमेंट, ठीक है, कि वो सही से इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्स, अब ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई पॉपुलेशन ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है, उसके साथ साथ जो इलिटरेसी है, ठीक है, कि काफी लोग तो, और अनअवेयरनेस है कि काफी लोग तो अवेयर ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है उनके अधिकार है क्या क्या, तो मांगेंगे कैसे, उनको उनके हक के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। सो हाँ, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज है कि यही भ्रष्टाचारी एंड एवरीथिंग, कि आपको आपका राइट ठीक से मिल ही नहीं पाता है, ठीक है। करप्शन है, ठीक है, इस पॉइंट को तो हम बिल्कुल कैसे ही भूल सकते हैं। सो रियलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव राइट सच एज द राइट टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, एनफोर्समेंट मैकेनिज्म एंड एडिक्वेट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आर एसेंशियल टू इंश्योर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस राइट। तो कैसे होगा फिर, हमने देखा कि इसका क्रिटिक्स क्या है कि भाई जो राइट है वो तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने तो दे रखे हैं, लेकिन वो हम तक मिल नहीं रहे। क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हम लोगों को पता ही नहीं है, अवेयर नहीं है। फिर बीच में जो ये वो होते हैं लाइक करप्शन वगैरह, इन सब के थ्रू, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं, अगर हमारे पास क्या हो, एडिक्वेट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, ठीक है। इसके अलावा इफेक्टिव इंप्लीमेंट कैसे होगा, मतलब हम लोग अवेयर भी हों, हमें पता हो, और आई थिंक एजुकेशन, ठीक है, एंड एनफोर्समेंट मैकेनिज्म etc। सो नाउ बैलेंसिंग इंडिविजुअल लिबर्टीज एंड सोशल वेलफेयर। दूसरा क्रिटिक्स क्या है कि भाई जो ये पॉजिटिव राइट्स हैं वो इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करते हैं, और जो नेगेटिव राइट है उसमें इंडिविजुअल लिबर्टी है, और जो पॉजिटिव राइट है वो सोशल वेलफेयर। तो इनका बैलेंस कैसे हो, तो क्रिटिक्स ये भी बोलते हैं दैट द एम्फेसिस ऑन पॉजिटिव राइट कैन समटाइम्स इन्फ्रिंज अपॉन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जो क्रिटिक्स हैं वो ये बोल के क्रिटिसाइज करते हैं राइट्स को कि जो पॉजिटिव राइट्स है वो कई बार इंडिविजुअल लिबर्टीज को इन्फ्रिंज कर सकते हैं, ठीक है।
So the provision of certain positive rights such as the right to work or healthcare may require the redistribution of resources, potentially raising concerns about the role of the state and individual freedoms. ठीक है, तो ये दो हमने बेसिकली क्रिटिक्स देखे। एज इट इज़ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको समझ में आ गया कंसेप्ट क्या है। आप अगर बहुत अच्छे हैं रटने में या याद करने में तो आपको एज इट इज़ लिख दो, अदरवाइज आप अपनी भाषा में अपने आप समझ के आंसर को एग्जाम शीट में लिख सकते हैं। अब लास्ट में हर क्वेश्चन की तरह हमें एंड में कंक्लूजन जरूर देना है, ठीक है। इससे काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है चेकर के ऊपर। तो आपको पहले इंट्रोडक्शन लिखना ही लिखना है, भूमिका लिखने के बाद अपने आंसर को आप एक्सप्लेन करोगे और लास्ट में फिर आपको कंक्लूजन लिखना ही लिखना है, ठीक है। क्रिटिक्स अगर आप चाहो तो वैसे तो नहीं छोड़ना, लेकिन छोड़ भी सकते हो, स्किप कर सकते हो, लेकिन इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन, ये तीनों चीज में से कोई भी स्टेप मिस नहीं करना अगर आपको 20 में से 15 प्लस नंबर चाहिए तो, ठीक है। अब कंक्लूजन में हम अपने आंसर को कंक्लूड कर देंगे कि हाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें कौन कौन से राइट देता है, उसमें नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है, क्या है वो, एंड ठीक है आप रीडिंग कर सकते हो। रीडिंग में मैं वीडियो का लेंथ बढ़ेगा और टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में भी हम राइट ही पढ़ेंगे ऑफ कोर्स। अब क्या है इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट आर द राइट्स इन इंडिया ग्रांटेड टू इंडिविजुअल्स, व्हाट आर द राइट्स ऑफ द ग्रुप्स। Okay, let me breathe. Yeah, so and if you think अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। एंड आई पर्सनली फील दैट मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ, सो आई होप कि आपको समझ में आता है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, ठीक है। आई विल ट्राई टू स्पीक स्लो इन द अपकमिंग नेक्स्ट वीडियोज़। ओके, सो वेयर वर वी, या क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। व्हाट आर द राइट्स इन इंडिया ग्रांटेड टू द, हाँ तो हमने राइट्स तो देख ही लिए कि क्या राइट्स हैं। अब राइट्स में हमने नेगेटिव और पॉजिटिव देखा, अब इसके अलावा भी राइट्स के और भी टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल राइट्स और ग्रुप राइट्स। अब ये क्या होते हैं, ठीक है, नाम से ही क्लियर है, इसमें कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इंडिविजुअल राइट्स वो होते हैं जो मेनली एक इंडिविजुअल के लिए होते हैं, ठीक है, और इंडिविजुअल उसको एक्सरसाइज करता है, एंजॉय करता है, और कोई भी इंडिविजुअल या गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। और ग्रुप राइट्स जिन्हें हम कलेक्टिव राइट्स भी बोलते हैं, ठीक है, वो पूरे ग्रुप के राइट्स होते हैं। तो अगेन इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब राइट टू इंडिविजुअल्स में कौन से राइट आते हैं, आपका राइट टू इक्वालिटी। मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बस ये एक नेगेटिव राइट होने के साथ साथ एक इंडिविजुअल राइट भी है, राइट, क्योंकि हर इंडिविजुअल को राइट टू इक्वालिटी है, हर इंसान के पास अपनी समानता का अधिकार है। देन राइट टू फ्रीडम, ठीक है, हर इंसान, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये तीनों ही हमारे क्या हैं, इंडिविजुअल राइट है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, ठीक है, अपना धर्म चुनने का अधिकार, ये भी एक इंडिविजुअल राइट है। इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि ये ऊपर नहीं था। अब देखो, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है कि आपके पास आपके धर्म के मतलब फ्रीडम, रिलीजन को लेके फ्रीडम है, ठीक है। आप अगर मान लो सपोज कि आप इस्लाम धर्म में जन्मे हैं और आपको अपना इस्लाम धर्म नहीं पसंद, फॉर एग्जांपल, और आप हिंदू बनना चाहते हैं, पंजाबी बनना चाहते हैं, या फिर कोई भी धर्म नहीं चुनना चाहते, आप ऐसे ही रहना चाहते हैं, तो आपके पास फ्रीडम है, आपको कोई भी थोप नहीं सकता, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। आप किसी भी धर्म में स्विच कर सकते हैं। अगर आप हिंदू हैं लेकिन आपको कोई दूसरा रिलीजन पसंद है तो आप उसमें जा सकते हैं। आप अपने हिसाब से आपको जो भी पूजा पाठ करनी है आप जा सकते हैं, आप किसी भी मंदिर मस्जिद में जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है आपको, ठीक है। अपनी रिलीजन के फ्रीडम को आप अच्छे से मतलब उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। सो द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटीज द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट वंस रिलीजन, ठीक है। इट अलाउज इंडिविजुअल टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन ऑफ देयर ओन चॉइस, ठीक है। अपनी मर्जी से आप कोई भी धर्म चुन सकते हैं, किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हैं, आपको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं होगा, ये आपका इंडिविजुअल राइट है, ठीक है, ठीक है। जिस फॉर एग्जाम्पल मैं हिंदू हूँ, मैं मदरसे भी जाती हूँ, सॉरी मदरसे तो नहीं जाती, मैं मंदिर भी जाती हूँ, मैं गुरुद्वारे भी जाती हूँ, मैं मस्जिद भी जाती हूँ, ठीक है। सो इट इंक्लूड्स द राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स एंड एस्टैब्लिश एंड मेंटेन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। This right promotes religious harmony, secularism and individual autonomy in matter of faith. Okay, तो ये हमारे क्या थे, ये इंडिविजुअल के राइट थे। ठीक है, अब राइट्स ऑफ ग्रुप में हम क्या पढ़ेंगे, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। एक सेकेंड, इंट्रोडक्शन। इसमें कुछ समझाने जैसे तो नहीं है ना, क्योंकि मैंने छोड़ दिया था, फिर मुझे याद आया कि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो बाद में, तो एक बार देख लेते हैं। सो इंट्रोडक्शन में था क्या, बेसिकली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज अ कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ राइट्स टू इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप। जो हमारा भारतीय संविधान है वो इंडिविजुअल्स को प्लस ग्रुप्स को दोनों को ही कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ राइट्स देता है, ठीक है, जिसमें कि दीज राइट्स आर इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस और लिबर्टी। ठीक है, ये राइट क्या करते हैं, समानता को और जो लिबर्टी है, स्वतंत्रता को, ठीक है, और न्याय को, इन प्रिंसिपल्स को प्रमोट करने का काम करते हैं। इन दिस डिस्कशन वी विल एक्सप्लोर द राइट्स ग्रांटेड टू इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इन इंडिया। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो भी इंडिविजुअल के राइट्स और ग्रुप्स के राइट है, हाईलाइटिंग देयर सिग्निफिकेंस एंड इम्प्लीकेशन। ओके, ठीक है, क्लियर, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं था। तो राइट्स टू इंडिविजुअल्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। नाउ लेट्स मूव टू राइट्स ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, तो राइट्स ऑफ ग्रुप में हमें दो राइट्स देखने हैं।
फर्स्ट इज राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अच्छा, ये क्या होता है? ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, पता होगा आप सबको। राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी कि आपको अपने कल्चर, आपकी जो संस्कृति है उसको बचाने का अधिकार, ठीक है, और उसको एजुकेशन, उसको प्रमोट करने का, उसको आगे एजुकेट करने का, ठीक है। देखो, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देती हूँ। जैसे कि मान लो कोई माइनॉरिटी है, ठीक है, कोई माइनॉरिटी कोई स्पेशल वो नहीं है, कोई पर्सन, कास्ट, कोई लैंग्वेज, कोई, ठीक है, ये सब चीज़ें माइनॉरिटी में हो सकती है। कोई लैंग्वेज, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मणिपुरी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मणिपुरी बहुत कम लोग बोलते हैं, तो मणिपुरी एक माइनॉरिटी लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है। तो कहीं वो धीरे धीरे विलुप्त ना हो जाए ऐसे ही, तो जो गवर्नमेंट है उसने उसको कुछ स्पेशल मतलब वो दे रखे हैं, उनके पास कल्चरल राइट है अपने कल्चर को प्रमोट करने का, एजुकेट करने का, आगे बढ़ाने का, उसे प्रिजर्व रखने का, ठीक है। और माइनॉरिटी में लैंग्वेज भी आ सकती है, माइनॉरिटी में कोई कास्ट भी आ सकती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडियन सिक्स, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि इंडियन सिक्स माइनॉरिटी में है, बहुत ही कम है, बाकी अगर उसकी उसमें देखें तो हिंदूज काफ़ी मेजोरिटी में है, ठीक है। इस तरीके से ये सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए कि माइनॉरिटी मतलब होती क्या है, कि जो चीज़ मतलब हाउ टू एक्सप्लेन, माइनॉरिटी मतलब जैसे कि जो चीज़ लाइक कम है, ठीक है, चाहे वो कोई भाषा हो, मतलब कम रह गई है, ठीक है, चाहे कोई भाषा हो या कोई, और ये भी हाँ, और एक और चीज़, ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक माइनॉरिटी फिक्स है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल असम और गुजरात, ठीक है, 2 स्टेट है, तो असम बोलने वाले कुछ लोग गुजरात में रहते होंगे, राइट। तो वो जो असमीज लोग हैं, क्या वो गुजरात में क्या है, माइनॉरिटी में है, ठीक है। गुजरात में क्योंकि सारे मोस्टली गुजराती लोग हैं, असमीज बहुत कम है, और कुछ मान लो गुजराती असम में रहते हैं, तो असम में वो जो गुजराती रहते हैं वो वहाँ पे माइनॉरिटी में है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि गुजराती लोग और असमीज लोग माइनॉरिटी में है, यहाँ पे फर्क समझो प्लीज। क्या बोला मैंने कि जो असम के लोग अगर गुजरात में रह रहे हैं तो गुजरात में वो लोग क्या कहलाएंगे, माइनॉरिटी कहलाएंगे, राइट। लेकिन अगर वो लोग वापस असम चले जाए, असम में वो लोग माइनॉरिटी नहीं है, क्योंकि असम में उनके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। ओके, सो राइट टू कल्चर मैंने समझाया कि क्या है, कि आपकी संस्कृति को बचाने का आपके पास पूरा अधिकार है, ठीक है, उसे प्रमोट करने का अधिकार है। तो द राइट टू कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल माइनॉरिटीज। देखो, वही जो मैं समझाने में अभी इतना टाइम वेस्ट करी थी कि कल्चरल माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने का, ठीक है। कल्चरल माइनॉरिटीज क्या होते हैं मैंने बता दिया। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज बेस पे भी हो सकती है, और आपके रिलीजन और उस कास्ट में भी हो सकती है, ठीक है। So it ensures the right of minorities to conserve their language, script and culture, ठीक है। जो ये हमारा राइट टू कल्चर है, ये क्या देता है हमको, क्या इंश्योर करता है कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके पास उनकी लैंग्वेज, उनकी स्क्रिप्ट और उनके कल्चर को कंजर्व करने का राइट उनको देता है, ठीक है। इट ग्रांट्स द राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। अपने कल्चर को वो लोग आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, उसे प्रमोट कर सकते हैं पढ़ा के। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ मदरसे। आप सबको अगर पता हो तो जो मुस्लिम्स के मदरसे होते हैं उसमें वो लोग जाके अपनी भाषा सीखते हैं, वो जो भी क्या कहते हैं, आई थिंक उर्दू, फारसी समथिंग, नहीं मतलब मदरसे क्या चीज़ है, ये कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स के अंदर ही है, ठीक है। कि मदरसे क्या है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जिसमें अपने रिलीजन को लेके वो लोग पढ़ते और सीखते हैं, ठीक है, विच इज़ अ गुड इनिशिएटिव। सो इट ग्रांट्स द राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर। ऐसे ही हिंदूज में आई थिंक संस्कृति के लिए से गुरुकुल्स होते थे, ठीक है, गुरुकुल्स, मदरसे। आई होप इनसे आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो यानी कि ये इंडिविजुअल्स के राइट, मतलब सॉरी, ग्रुप के राइट्स हैं कि वो अपने कल्चर को इस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं और एजुकेट कर सकते हैं। सो दिस राइट फोस्टर्स डाइवर्सिटी, इंक्लूसिविटी एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, जो आपकी कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करता है। तो ये हमारा एक राइट हो गया। अब नेक्स्ट, ठीक है, ये हमारे फंडामेंटल जो 6 राइट हैं उसमें सबसे लास्ट वाला 6th राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय आत्मा भी कहा था। क्यों कहा था ऐसा? तो ये राइट क्या है, बेसिकली हमारा जो भारतीय संविधान है वो हमको 6 फंडामेंटल राइट देता है, और उसमें जो ये 6ठा राइट है इसमें क्या है कि हमारे जो बाकी के 5 फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उनमें से किसी भी राइट का वायलेशन होता है या कोई भी राइट अगर हमको नहीं मिलता, तो इस 6th राइट के थ्रू हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट क्या है, ये हमारे उन बाकी 5 अदर फंडामेंटल राइट के सेफगार्ड की तरह काम करता है, ठीक है। सो द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इनेबल्स इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स टू सीक लीगल रिड्रेस फॉर द वायलेशन ऑफ देयर राइट्स ऑफ देयर अदर
5 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ठीक है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स में से किसी भी बाकी के 5 अधिकारों का हनन होता है या आपको आपके कोई अधिकार नहीं दे रहा है, आपसे छीन रहा है, तो आप और ऐसा कोई भी केस नहीं है जिसमें एक इंडिविजुअल डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा केस है कि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को एंजॉय करते हुए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। सो इट प्रोवाइड्स द राइट टू अप्रोच द कोर्ट्स, ठीक है, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इट एम्पावर्स इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स टू सीक जस्टिस एंड होल्ड अथॉरिटीज अकाउंटेबल फॉर एनी इन्फ्रिजमेंट ऑफ देयर राइट्स। दिस राइट सर्व्स एज अ क्रूशियल सेफगार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, ठीक है, फॉर प्रोटेक्टिंग एंड अपहोल्डिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप राइट्स। ठीक है, ये भी हमारा एक ग्रुप राइट है। ओके, अब क्रिटिसिज्म क्या है, वही इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस एंड बैलेंसिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप राइट्स। ठीक है, इसकी आप लोग खुद रीडिंग कर लेना, मैं आपके लिए स्लो डाउन कर देती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके आराम से। ओके, सो कंक्लूजन अगेन, ठीक है, वही कि इंडिविजुअल और ग्रुप राइट्स देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और कैसे कैसे क्या क्या है। ठीक है, सो हमारी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। ठीक है, इसी के साथ हमने हमारी MPS 003 के 2 यूनिट 1 और यूनिट 3 से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। ये 3 क्वेश्चन हमने करे हैं। अगर एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से आपको एनी 5 करने होते हैं एंड फॉर, ठीक है, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही तो हो सकता है ये तीनों ही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में इस बार देखने को मिल जाए। और अगर आप ये 3 क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेते हैं तो 60 मार्क्स का पेपर तो आपने यहीं पे ऐसे ही कवर कर लिया। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। ठीक है, इसे लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आगे और भी सारी वीडियोस आने वाली हैं। ठीक है, MA पोल साइंस के लिए और MA हिस्ट्री के लिए भी। ठीक है, और जो भी आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ MA कर रहे हैं उनको भी शेयर कर देना। इसके साथ आप लोग हमें यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लेट्स लर्न फ्रॉम होम 1, और साथ ही इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं। तो पार्ट 2 यहीं पे खत्म होता है, ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अब आगे MPS 001 और इस तरीके के बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियो आएगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।